हेलो स्टूडेंट्स। कल कोशिका संरचना वाला चैप्टर अपन ने डिस्कस किया था और उसके वीडियोज मैंने आपको भेजे थे जो व्हाट्सएप पे अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे। उसके बाद में जब कल अपन को जंतु जो संरचना पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था जंतुओं का शारीरिक संगठन। उसके स्तर बताए थे मैंने कि सबसे छोटे लेवल पर कोशिका, कोशिका से फिर उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्रों से मिलकर बना होता है शरीर। ये अपन ने डिस्कस किया था। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम्स और सिस्टम से मिलकर बॉडी। तो अगर अपन इसको रिवर्स ऑर्डर में ले, हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम है, उनमें डिफरेंट ऑर्गन काम करते हैं जो टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू किसका ग्रुप है भाई? सेल का। कल हमने सेल वाला जो चैप्टर है इसको अपन ने डिस्कस किया था। इससे संबंधित मेन जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो अपन ने डिस्कस किए थे। उसके बाद में आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन उत्तक के लिए। और जैसा मैं पहले कह रहा था, अभी जो अपना मेन टारगेट है अभी एनटीपीसी वाले बच्चों की डेट है साथ में, और साथ में पटवार वाले बच्चों की। तो मैं क्वेश्चन बेस पे केवल वीडियो छोटे बना के डाल रहा हूँ। डेस्क्रिप्टिव क्लास यानी ग्रुप डी या फिर जो रेट वाला एग्जाम आगे आएगा उसकी क्लासेज में एक यानी नवर्स में 1 तारीख के बाद में शुरू करूंगा। फिलहाल मैं केवल शॉर्ट में जल्दी से जल्दी टॉपिक वाइज एक बार इन बच्चों का क्लियर हो जाए एनटीपीसी और रेलवे के लिए, ताकि एक बार उनके माइंड में रिवाइज हो जाए क्या क्या क्वेश्चन अपने आने वाले हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो आज जो अपन बात करेंगे वो टिश्यू की बात करेंगे। हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। अगला जो अपन ने चैप्टर लिया है एनिमल टिश्यू। और जैसा कि अपन ने कल डेफिनेशन में बोला था, अगर टिश्यू की डेफिनेशन की बात करें तो कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल, जिनकी उत्पत्ति, ओरिजिन, संरचना यानी स्ट्रक्चर और कार्य वर्क एक समान हो। यानी जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक काम को करती हैं तो उसे अपन उत्तक कहते हैं। और उत्तकों का अध्ययन, पहला जो क्वेश्चन बन जाता है वह भी स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तकों का अध्ययन। यानी विज्ञान की कौन सी शाखा में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है औतिकी। औतिकी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, औतिकी, हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन, ये नाम दिया जाता है। कल हमने पढ़ा था सेल, कोशिका को। अगर कल जैसे अपन ने बात की कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, अगर कोशिका के अध्ययन की बात करें तो उसे नाम दिया जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन, ये इसको बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है उत्तकों का अध्ययन, तब नाम किसका आता है भाई? औतिकी, हिस्टोलॉजी इसको बोलते हैं। ये साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन बोला जाता है। अब दूसरा जो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है वो है औतिकी का जनक, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो औतिकी का जनक तो साइंटिस्ट का नाम आएगा बाइचेट। वैज्ञानिक बाइचेट ने औतिकी शब्द दिया था। औतिकी का जनक है भी बाइचेट। नंबर 3, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आधुनिक औतिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। आधुनिक औतिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी, तब नाम आता है मेलपीगी। एक पॉइंट अपन पढ़ते हैं, देखो जंतुओं में जो प्लेटीहेल्मिन्थ जंतु वर्गीकरण में जो पढ़ते हैं, अभी अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेलपीगी कोशिकाएं बोली जाती है उत्सर्जन तंत्र के लिए।
तो मेलपी की जो सेल्स हैं उनको खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है, उस आधार पे नाम दिया जाता है। तो मार्सेलिनो मेलपीगी जो है वो आधुनिक भौतिकी का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। भौतिकी का जनक पूछेगा तो बाइचेट, आधुनिक भौतिकी का जनक पूछेगा तो मेलपीगी, ये आ जाता है। अब डेफिनेशन जैसा मैंने बताया था, उत्तक की डेफिनेशन का मतलब है कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य कैसा होता है, एक समान होता है। तो यहाँ परिचय से संबंधित 3 क्वेश्चन अपन ने लिए। पहला, नंबर 2 जनक, और तीसरा उसी में आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भौतिकी का जनक, ये तीनों पॉइंट। अब इसके बाद देखो, जैसे अपन ने पढ़ा भाई सजीव में पादप और जंतु दोनों शामिल है, तो उत्तक जैसे जंतु में वैसे पादप में होता है, लेकिन फिलहाल मैंने क्या डाला है, जंतु उत्तक। अगर जंतु उत्तक का वर्गीकरण अगर बात करें तो जंतु उत्तक में 4 नाम आते हैं, 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है जंतु उत्तक का। और ये जो 4 नाम आते हैं ना, इसमें सबसे पहला नाम आता है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, जैसा नाम से आ गया कनेक्टिव टिश्यू, ये तो हो गया संयोजी उत्तक, पहला जो नाम दिया जाता है संयोजी उत्तक। दूसरा नाम दिया जाता है पेशी उत्तक। दूसरा नाम क्या देते हैं भाई, पेशी उत्तक। ये है भाई मसल्स टिश्यू, पेशी उत्तक। नंबर 3 नाम आता है उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। इसको नाम दिया जाता है एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू, उपकला उत्तक जो बोलते हैं। जो यहाँ जो एपिथीलियम है ना, एपी का मतलब होता है ऊपर, थीलियम होता है स्तर, किसी भी स्तर के ऊपर वृद्धि करने वाला वो होता है उपकला उत्तक। तो उपकला जो उत्तक है ना, एक्चुअल में देखो जैसे ये नाम आ रहा है, इसके नाम से सीधा आ रहा है, ये नाम भी आपने सुन लिया, उपकला जो नाम आता है किसी भी स्तर के ऊपर वृद्धि करने वाला। तो हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं उनपे जितने भी आवरण बनते हैं, कवर जिनको बोलेंगे अपन, वो कवरिंग जो होती है, जैसे अपन झिल्लियां पढ़ते हैं, सभी बॉडी ऑर्गन की झिल्लियां हैं वो कवर हैं, तो वो सारे उपकला में आते हैं। और नंबर 4 जो बोला जाता है वो बोला जाता है तंत्रिका उत्तक, ये बोला जाता है तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तो हमने 4 प्रकार के उत्तक बताए। पहला बताया अपन ने संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा बताया पेशी उत्तक, मसल्स टिश्यू, तीसरा उपकला उत्तक, एपिथेलियम, और चौथा बताया अपन ने तंत्रिका उत्तक। 4 प्रकार के उत्तक बताए। कौन किसमें, जंतुओं में। संयोजी उत्तक जो है, जैसा नाम से आ रहा है, इनका काम है शरीर में विभिन्न उत्तकों को परस्पर जोड़ना। इसको आलंबी उत्तक भी बोला जाता है, सपोर्टिंग टिश्यू। क्यों, क्योंकि ये विभिन्न उत्तकों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा, विभिन्न उत्तक और अंगों के बीच में भरा हुआ, उनके बीच में भरा हुआ पदार्थ, वो भी सारा संयोजी उत्तक होता है। दूसरा पेशी उत्तक, जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सबके गमन का जो आता है वो सारा मसल्स वाला पेशी उत्तक है। उपकला उत्तक मैंने बताया सभी बॉडी ऑर्गन के जो बाहर के आवरण होते हैं, और पूरी बॉडी में कंट्रोल करने वाले जो नर्व सेल हैं उनसे वो आता है तंत्रिका उत्तक। तो ये 4 प्रकार के उत्तक बताए जाते हैं। इसमें सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, संयोजी उत्तक की बात करेंगे। अगर बॉडी में वेट के अनुसार पूछा जाए, शरीर में भार के अनुसार सबसे ज्यादा उत्तक कौन सा पाया जाता है, तो नाम किसका आएगा, पेशी उत्तक का। तो ध्यान रखना, जंतुओं के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक, तो नाम आएगा भाई पेशी उत्तक का। भार अनुसार शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक कौन है भाई, पेशी उत्तक है। अब इसमें ये जो अपन ने 4 उत्तक बताए, इनमें पहले अपन बात करेंगे संयोजी उत्तक के लिए। और संयोजी उत्तक की अगर बात करें, जैसा भी बताया अपन ने, संयोजी का काम है जोड़ने का। संयोजी उत्तक में
अपन बात करने जा रहे हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में सबसे पहला मैं नाम लिख रहा हूं रुधिर, और रुधिर के लिए लिखा जाता है कि संयोजी ऊतक में कौन सा ऊतक है भाई, तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर है तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहने वाला श्यान द्रव है जो अपने बॉडी ऑर्गेन्स में से होकर गुजरता है, सारी बॉडी ऑर्गेन्स में होकर गुजरता है। और बहने वाले पदार्थ के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, तरल। तो ये कहलाता है तरल संयोजी ऊतक। और बॉडी वेट का, शरीर के भार का 7 से 8%। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए 7 से 8, तो फिर आप क्या दिखाओगे, 8 दिखाओगे। अधिकतम वाला मान ही हमेशा काउंट किया जाता है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, शरीर के भार का 7 से 8% ये होता है। ये बता रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट, जैसे कई स्टूडेंट पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर 7 से 8 बोलते हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो क्या आंसर दोगे, तो आंसर क्या दोगे, 8%। नंबर 2, ये देखो मैं किसका बता रहा हूँ, संयोजी ऊतक के प्रकार बता रहा हूँ। जिसे पहला लिखा है मैंने रुधिर, और रुधिर के लिए मैंने बताया है कि ये किस प्रकार का संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। नंबर 2 लिख रहा हूं मैं अस्थि व उपास्थि। अस्थि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन, उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। अस्थि व उपास्थि, और अस्थि उपास्थि के लिए बोला जाता है कंकाली संयोजी ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक, क्योंकि जंतुओं का बॉडी स्ट्रक्चर यहीं के द्वारा बनता है। जंतुओं के शरीर का एक निश्चित ढांचा जो बनता है वो इन्हीं के द्वारा बनता है। तो कंकाल के रूप में दोनों मौजूद है, अस्थि और उपास्थि। अब इसमें से देखो, ये सब तो सबका सुना हुआ है, अस्थि हड्डियां, उपास्थि जैसे मैं अभी आपके सामने ध्यान दो, ये जो अपने बाह्य कर्ण जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कर्ण पल्लव, इंग्लिश में बोलते हैं ईयर पिन्ना, ये न तो हड्डी है न मांसपेशी है, ये कार्टिलेज है, उपास्थि है। और ये उपास्थि है प्रत्यास्थ, इलास्टिक कार्टिलेज। भाई प्रत्यास्थ अपन बोलते हैं, जैसे रबड़ को अपन प्रत्यास्थ कहते हैं कि बल लगाने पर खिंचाव और छोड़ते ही वापस, बल हटाते ही प्रत्यास्थ वापस स्थिति आ गई। तो ये जो कार्टिलेज है वो उपास्थि बोली जाती है। तरल वो इनको बोलते हैं लचीला दृढ़ संयोजी ऊतक जो बोला जाता है। अस्थि कठोर होती है और ये लचक में दृढ़ता वाली होते हैं। तो अस्थि और उपास्थि दोनों किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, कंकाली संयोजी ऊतक हैं। तीसरा जो मैं इसमें लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं एडिपोज। तीसरा जो मैं लिख रहा हूं वसीय ऊतक, जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है एडिपोज। और यही शब्द प्रचलित है, तो यही ध्यान रखना है अपने को, एडिपोज। और ये बोला जाता है सरल संग्रही संयोजी ऊतक। सरल संग्रही संयोजी ऊतक ये बोला जाता है। अब ये क्या है, एक नया शब्द आया, देखो उपास्थि नया शब्द आया, एडिपो जो नया शब्द आया, वसीय ऊतक। हमारे जंतुओं के शरीर में त्वचा के नीचे, त्वचा जो हो गई वो तो हो गई उपकला ऊतक में, आवरण में आ गई, उसके नीचे संयोजी ऊतक जो आ गया वो मौजूद है एडिपोज। तो त्वचा के नीचे वसा का जो जमाव है वो वसीय ऊतक है, वसा का जमाव, उसको नाम दिया जाता है एडिपोज, सरल संग्रही संयोजी ऊतक। और इसी की वजह से हमारी बॉडी उष्मारोधी रहती है, हीट रेजिस्टेंस रहती है। उष्मारोधी शब्द अपन किसके लिए यूज करते हैं कि भाई कभी भी अगर दो अलग अलग तापमान वाली वस्तु संपर्क में आएंगी तो अधिक से कम मान वाली उष्मा की तरफ ऊर्जा का संचरण होगा। तो हमारी बॉडी का जैसे बाहरी परिवेश का, वातावरण का टेम्परेचर तो बदलता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहता है, जो कि अपन 36.9 बोलते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करना, बाहर के वातावरण से उसका परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि एडिपोज जो है स्किन के नीचे वो उष्मारोधी परत है। यही वजह है कि मोटे आदमी को सर्दी
कम लगती है, पतले आदमी को सर्दी ज्यादा लगती है, क्योंकि मोटे आदमी का मतलब उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, एडिपोज की, वसीय ऊतक की, हीट रेजिस्टेंस ज्यादा रखे, और पतला आदमी दूज वो करे। तो वसीय ऊतक जो एडिपोज होता है वो सरल संग्रही संयोजी ऊतक होता है। नंबर 4, चौथा शब्द जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं आपको। अपन 2 नाम सुनते हैं, देखो, जिनके लिए वो ऊतक बोला जाता है सघन तंतु में संयोजी ऊतक। सघन तंतु में संयोजी ऊतक यानी सघन का मतलब तो जिसमें आधात्री मैट्रिक्स ज्यादा भरा हुआ है, और तंतु में यानी फाइबर के रूप में, रेशों के रूप में। और इसमें 2 नाम आते हैं जो आपने सुने भी होंगे। एक नाम तो आता है देखो कंडरा, कंडरा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, कंडरा इंग्लिश में बोला जाता है टेंडन। और एक नाम आता है स्नायु, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लिगामेंट। क्या क्या नाम आ गया अभी, टेंडन और लिगामेंट, ये 2 नाम आते हैं, टेंडन व लिगामेंट। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, कल से और आज से इसको दिमाग में डाल लेना। कल ही बोल दी थी कि बात साइंस में इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, तो इनके शब्दों के ये नाम भी ध्यान रखने हैं। ये भी लिखे आ जाते हैं, ये भी लिखे आ जाते हैं, तो मैं कई बार ये लिखा हुआ गया तो ये तो पढ़ लिया, ये नहीं याद किया, ये साथ में रखोगे। यहाँ मैंने संयोजी ऊतक के प्रकार लिखे हैं। संयोजी ऊतक में पहला लिखा है रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। ये जो पॉइंट लिखे हैं सारे क्वेश्चन है। बताओ रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, या उल्टा दे दिया, बताओ इनमें से कौन सा तरल संयोजी ऊतक है, रुधिर आएगा। कंकाली संयोजी ऊतक कौन है, अस्थि उपास्थि। और सरल संग्रही संयोजी ऊतक कौन है भाई, वसीय ऊतक। इसी का क्वेश्चन बन गया, हमारी त्वचा को उष्मारोधी गुण कौन प्रदान करता है, संयोजी, कौन सा संयोजी ऊतक भाई, एडिपोज, वसीय ऊतक। और यही क्वेश्चन ऐसे हो गया कि भी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कौन से ऊतक की मात्रा ज्यादा होती है, एडिपोज की होती है, इसलिए महिलाओं की त्वचा मुलायम ज्यादा होती है। सघन तंतु में संयोजी ऊतक कौन सा हो गया, कंडरा और स्नायु, जिनके 2 क्वेश्चन जो बनते हैं। अभी ये नए नाम आए, सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ। कंडरा का काम तो होता है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना, संयोजी है ना। कंडरा किसको जोड़ रहा है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना। जैसे हमारी हड्डी है ना और उसके ऊपर मसल्स हैं, इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंडरा। और हड्डी को हड्डी से जोड़ना, बोन टू बोन, 2 हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं लिगामेंट, वो बोला जाते हैं स्नायु। जैसे अपने जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट हो गया, घुटने का जॉइंट हो गया, अंगुले के जॉइंट हो गए, इन सारे जॉइंट में क्या मौजूद है, लिगामेंट मौजूद हैं। और ये हड्डी, जॉइंटों में हड्डी आपस में जुड़ी हुई है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, लिगामेंट कर रहे हैं। मोच, जैसे अपन कहते हैं मोच आ गई, मोच आने का मतलब है ज्यादा तनाव की वजह से लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है। जो लिगामेंट है जॉइंटों में, उनमें खिंचाव आ जाना, उसी को अपन मोच या स्ट्रेन बोलते हैं, जो इनमें खिंचाव आ जाता है। और अगर हम फिजिकल वर्क कम करते हैं तो लिगामेंट पे कैल्शियम की जमाव से कठोरता आ जाती है, तो हमारे जो मोमेंट है उसमें घुटनों में दर्द होने लग गया, जॉइंटों में दर्द होने लग गया। वो कब होता है, जब अगर अपन फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। जैसे अपने बुजुर्गों में प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि हम उन्हें लगातार बैठा के रखते हैं, तो लिगामेंट में फिर कठोरता आती है, तो फिजिकल वर्क जरूरी है। तो संयोजी ऊतक में अपन ये 4 लिखे हैं। अब इसमें पहले अपन बात करेंगे रुधिर के लिए, फिर ये अस्थि उपास्थि, इसी क्रम में अपन लेंगे। तो ये चारों प्रकार, चारों जो है ये सबके सब किस में सम्मिलित हो गए, ध्यान रखना। ये सब ऐसे ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बन जाएगा भाई इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है, तो कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है, ये सब संयोजी ऊतक में सम्मिलित है। अब पहले बात करेंगे अपन ब्लड के लिए, और ब्लड से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो कोई सा भी जनरल कंपटीशन देखें अपन, हर एग्जाम में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। पटवार के पिछले एग्जाम में ब्लड से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन बोले मैंने, केवल पटवारी के एग्जाम में 3 क्वेश्चन केवल और केवल पूछे गए थे, ब्लड से रिलेटेड पूछे गए थे।